ठीक है बच्चों, तो आज बेसिक ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग 2 मिनट इधर उधर की बातें कर लेते हैं। मैं अपना कुछ आपसे अपना जो पसंद है वो शेयर करना चाहता हूँ, संगीत में, गानों में, है ना। आप लोग गाने भी सुनते हो, तो जो भी बच्चे मेरे से कनेक्ट होते हैं उनको मैं उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो बतलाता हूँ, है ना। कि वो एक गालिब का शेर है कि वो हमसे पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई हमें बतलाए कि हम बतलाएं क्या। ठीक है, तो बच्चों शायद आप लोग को ये सब, अभी आप लोग 10वीं पास किए हैं तो ये सब लाइनें कभी होता है ना, अभी बहुत सारी बातें ऊपर से चली जाती होगी, लेकिन कोई नहीं, समझोगे, ठीक ना। तो बच्चों एक गायिका है जिनका नाम है नूरा सिस्टर्स, है ना। ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे गायिका हैं, और इनका आवाज़ इतना बुलंद है कि आपको इनका आवाज़ सुन के लगेगा कि ये आसमान छूता नज़र आएगा, आपको सामने से दिखेगा। और वो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो होता है ना कि महिलाओं में कितनी ताकत होती है, महिलाओं में कौन सा वो भगवान का वो कौन सा जो गॉड गिफ्ट जो है होता है ना, एक परमात्मा का जो एक आशीर्वाद होता है ना, वो इंसानों में कैसे आता है, वो आप इनको गाते हुए देखकर आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सूफी गायकी आपको अभी नहीं समझ में आएगी, ये भी मैं मान रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं महसूस होगा, बिल्कुल आएगा। और इनका चैनल आप ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, बस इतना ही। और मेरा चैनल भी, ठीक है, मेरा चैनल को भी लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये सब है, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये दोनों, बहुत बहुत खूबसूरत इनका आवाज़। या फिर बेडाली ब्रदर्स हो गए, इनका आवाज़ बहुत बहुत बुलंद आवाज़ है ना। तो मज़ेदार है, मज़ेदार। आप लोग फील करना, जाके सुनना, ठीक है, कोशिश करना समझने को, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ओके। और मैं इसलिए ये सब बातें बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे अपने संस्कृति के मतलब बहुत ही, क्या बोले, कि बहुत ही अच्छे इंसान ये लोग हैं, बहुत ही वो उनकी, आप इनको एक बार देखना यूट्यूब पे, ठीक ना, वो उनकी हरकतें बता देंगे कि ये लोग कौन है, ठीक है, बिल्कुल। तो चलो कुछ पढ़ लेते हैं, फिर आज पढ़ाई करते हैं आगे, सही है। तो ज्योमेट्री में देखो बच्चा, ज्योमेट्री में जो तुम जानते हो वो वही आज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो क्या है, एकदम समझना एक एक पार्ट को, बहुत सारा पार्ट है। और हाँ, ये भी एक बात बतला देते हैं, ठीक है, कि आज का जो लेक्चर है ना, वो वही वाला बात है कि एक जो अक्षय कुमार का एक पिक्चर था दे दनादन, ठीक है, तो वो अपना प्रचार करने के लिए शायद किसी क्रिटिक के पास आए थे। तो दे दनादन में हमेशा जो हर एक कैरेक्टर है ना, वो मूवी का हर एक पात्र हमेशा भागते रहता है, हमेशा भागते रहता है, कोई इधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, कोई इधर से आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इफ यू ब्लिंक यू विल मिस द लिंक, है ना। तो आज का जो चैप्टर है वो आज ऐसा ही है कि आप ऐसे अगर ब्लिंक किए मतलब कि आपका लिंक गया खत्म, ठीक है। तो ज्योमेट्री मैं शुरू से बता रहा हूँ, वर्टिसेस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ, पॉइंट से, ठीक है। और कोई चीज कुछ भी आ जाएगा, है ना। 9th-10th में जो आप पढ़े हो ना, तो 9th-10th में पढ़े हो तो वो तो आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, उसमें छोटी छोटी बातें जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लगभग हर एक छोटा छोटा बात मैंने उसको उठा लिया है, ठीक है। तो उसको समझना, ठीक। और ध्यान हमेशा मोबाइल पे रहना चाहिए तेरा, ठीक है। चलो तो समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, देखना ध्यान से। ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल की बात करें तो ये देखो, इसको कहते हैं वर्टिसेज। ये जो पॉइंट है ना, ये कोने को क्या कहते हैं, वर्टिसेज। ए बी और ये सी क्या है, वर्टिसेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिसेज। इसको क्या कहते हैं, साइड्स, है ना, भुजा, साइड्स, भुजा, ओके। और एडजेसेंट साइड्स किसको कहेंगे,
एडजेसेंट साइड किसको कहेंगे? एडजेसेंट साइड हो जाएगा बच्चा, एडजेसेंट साइड किसको कहेंगे? देखो ये एडजेसेंट साइड है, ये एक कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए, है ना? किसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड? ये और ये एडजेसेंट साइड है ना, तो इसके पास ये क्या है? कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए, ठीक। फिर अगला है कि अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं या पैरेललोग्राम, ठीक है। ये देखिए, तो क्या है, जैसे ये है, ये इसको अपोजिट साइड कहेंगे, है ना, इसको अपोजिट साइड, कोई दिक्कत नहीं। एक कॉमन एंड पॉइंट जिसमें होगा उसको ये और ये क्या हो गया? ये और ये एडजेसेंट हो गया, ये और ये अपोजिट हो गया, इसके सामने अपोजिट कह रहे, सामने वाले को अपोजिट कहते हैं। क्यों? एक भी एंड पॉइंट कॉमन नहीं है, जो कॉमन होता है उसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट, ठीक है। फिर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल देखो, अपोजिट एंगल भी उसी तरह से है। अपोजिट एंगल क्या बोले? ये इसका ये अपोजिट एंगल नहीं हो जाएगा, है ना, ये होगा अपोजिट एंगल इसके सामने वाला, जैसे साइड सामने वाला अपोजिट साइड हुआ, ठीक है ना, तो इसके जो सामने वाला उसको क्या बोलेंगे? अपोजिट एंगल। मतलब कि एक आर्म कॉमन नहीं होना चाहिए ना, जैसे क्या बोल रहे थे कि एडजेसेंट साइड क्या होता था कि एक एंड पॉइंट कॉमन हो जाता था। यहाँ पर क्या भैया? अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल में क्या होना चाहिए? यहाँ पर साइड, ये देखिए आर्म कॉमन नहीं होना चाहिए, साइड नहीं आया। अगर हम ये ले लेंगे, देखिए, तो ये जो एंगल है इसमें भी ये साइड आ गया, और ये जो एंगल आ गया इसमें भी ये साइड आ गया, तो इसको क्या बोल देंगे? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? जिसका अपोजिट साइड एक दूसरे का पैरेलल हो, पक्का। रेक्टेंगल, देखो इसे सब पता है तुम लोग को, वही बता रहे हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? 90 डिग्री ना, और सब एक दूसरे के पैरेलल होता है। स्क्वायर, वर्ग, है ना, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर। ये रोम्बस, देखो रोम्बस को, रोम्बस मतलब क्या होता है? समलंब चतुर्भुज कहते हैं इसको हिंदू में, हिंदू में कह रहे हैं, हिंदी में, ठीक है। समलंब चतुर्भुज, जिसका सभी भुजा की लंबाई बराबर हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? रोम्बस कहलाता है। जैसे ये भी रोम्बस है ना, ऐसे इसका सब साइड बराबर है, आया वो समझ में? ओके। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या हो गया भैया? देखो ये ट्रेपीजियम को समझिए कि उसका एक अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होगा, ये है ट्रेपीजियम, ये पैरेलल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो आसान है ना। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जैसे ही बोलेगा तो ये तो ट्रेपीजियम हो गया। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं भैया? आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं बताओ? वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। आइसो मतलब सेम, सेलस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। वैसा स्केलेंड मतलब आइसोसेलेस का मतलब क्या बोले? आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, सीधा मत समझो। ओके, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में फिर क्या होगा? ट्रेपीजियम में ये हो जाएगा, ये और ये बराबर होगा फिर, है ना, ये तो एक दूसरे का पैरेलल होगा ही, एक अपोजिट साइड एक दूसरे का पैरेलल होगा, और ये वाला जो लेंथ है ये, और ये वाला लंबाई, और ये वाला लंबाई क्या होगा? बराबर हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब कोई आपसे पूछे कि क्या पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है? ये ट्रेपीजियम है, तो आपको बस इसी से ना मतलब है कि एक अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ ट्रेपीजियम, ठीक है, पक्का। अब देखिएगा, अब कुछ पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं ना, पढ़ते जा रहे हैं, कहाँ गया इरेज करने वाला, ठीक है, देखिएगा, चलिए कोई बात नहीं, यही देख लेते हैं। यह एक पैरेललोग्राम है, फिर से बना लेते हैं, देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, कहता है कि देखिएगा सब कि पैरेललोग्राम में क्या होगा, सोचिए
ये साइड और ये साइड बराबर होगा, और ये साइड और ये साइड बराबर होगा पक्का, और पैरेलल भी होगा। ठीक है। अच्छा, और ये बताओ, क्या हो बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, पता होना चाहिए। ये वाला एंगल और ये वाला बराबर होता है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। ठीक है। हाँ, क्यों बराबर होता है ये सब तो आप लोग जानते हो, निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है। ये देखो ऐसे, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल से जानते हो ना, तो याद रखना ये बराबर होता है ना। इसलिए कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ईच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या इसका डायगोनल है वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा चतुर्भुज, समझिए मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा चतुर्भुज है, ठीक है, कोई ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? तो आप बिना सोचे समझे क्या बोलिएगा, वो एक पैरेललोग्राम ही होगा, है ना। क्योंकि पैरेललोग्राम में ही क्या होता है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, और एक सेकंड, क्या भैया, और देखिए क्या है, एक काइट, काइट काइट क्या होता है कि काइट में देखो, काइट होता था पतंग, पतंग पतंग क्या क्या है मामला, ज्योमेट्री से समझिए। पतंग में ये कुछ होता है मामला, ये और ये, तो ये जो एडजेसेंट साइड, यही ना कहेंगे, एक एंड पॉइंट कॉमन, एक एंड पॉइंट कॉमन, तो जो एडजेसेंट साइड है वो पहला नंबर बराबर होता है ना, और ये बराबर होता है, उसको कहते हैं काइट। आया बात समझ में? ठीक है, काइट पैरेललोग्राम नहीं होता। ठीक है, ए काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। चलिए आगे बढ़े, बहुत सारा पॉइंट है छोटा छोटा, ये सब आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं, प्रूफ भी किए हैं 9th 10th में, सब 9th का है। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम कब होगा? ठीक है, तो पहला नंबर कि उसका अपोजिट एंगल बराबर होना चाहिए, या बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फिर कहता है या डायगोनल, अभी ने बताया कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये अपोजिट साइड बराबर होता है, अपोजिट एंगल बराबर होता है, और डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। अगर आपको कोई जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना रहे, तो इसको कन्वर्स कैसे कीजिएगा, अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, या डायगोनल बाइसेक्ट कर दे, है ना, या अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। पक्का पक्का। अब देखिएगा, एक रेक्टेंगल का सभी एंगल 90 डिग्री होता है, जानते हैं आप। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, इसमें देखिएगा, है ना, इसमें जो होता है, इसमें जो किसमें क्या कहते हैं, बोले तो ये इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता है। ठीक है ना, रेक्टेंगल में क्या होगा, डायगोनल इक्वल होगा। ठीक है। हाँ, तो देखिए, जो हम ये जो नोट्स पॉइंट है, अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ पर मैसेज डाल दीजिए कि सर हमको SOT वाला जो बेसिक पॉइंट है उसका फोटो, उसका PDF भेज दो। ठीक है, देखिए ये डायगोनल, ये डायगोनल बराबर होता है, सब याद रखना है। चलिए, और कहता है कि इफ टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होना चाहता है तो उसका क्या हो जाएगा, डायगोनल बराबर हो जाएगा, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम, है ना, ये इसका डायगोनल बराबर हो जाएगा, तो वो एक कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक, देखिएगा अगला पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट है ना। कहता है डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, सबसे इंपॉर्टेंट निकल के बात आ रहा है ना, हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि डायगोनल्स
ऑफ अ रोम्बस, इसको आप नोट कर सकते हैं, जो हम बोलेंगे वो नोट कर लीजिएगा। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। फिर क्या कहता है, बाद बाकी तो आप लोग जानते हैं। कहता है, और उसका उल्टा कैसे बोलिएगा, इसका उल्टा क्या बोलिएगा, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, क्या बोल रहे भैया, कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है फिर, तो स्क्वायर का भी करेगा पक्का, है ना, स्क्वायर का भी करेगा। डायगोनल रोम्बस, देखिए रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर होता है समझिए, कि देखिए स्क्वायर ये है ना, स्क्वायर क्या है, ये सब इसका एंगल 90 डिग्री होता है, और इसको जैसे ही टेढ़ा कर दीजिए तो क्या हो गया वो रोम्बस, जिसका कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है। इसमें अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ठीक है। हाँ, और जैसे देखिए ये, देखिए और ये याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पर जो है, ये देखिए ध्यान से, इसमें जो है ना, ये जो डायगोनल है इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। नहीं, बाइसेक्ट नहीं करता, कैसे कह देंगे, कि देखिए जैसे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझिए। जैसे आप लोग नहीं सोचते, देखिए आप लोग सोचिएगा ना कि देखिए ये पैरेललोग्राम है, देखिए क्या क्या गलती होता है सो बता रहे हैं। ये देखो ये ऐसे है ना, तो तुम लोग सोच लोगे कि ये बराबर है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक ना, ऐसा नहीं होता है। ये पैरेललोग्राम है ABCD, ऐसा नहीं होता। पैरेललोग्राम में ये बराबर, ये एंगल नहीं होता, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। देख लो, दो पैरेलल लाइन को कट करेगा तो अल्टरनेट एंगल से, ठीक ना। तो ये भी बात को दिमाग में रखिएगा कि किसी भी पैरेललोग्राम में क्या, जो ये डायगोनल है वो इसका एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है ना, एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। उसी तरह से अगर रोम्बस में देखना चाहें, ओहो ये देखिए रोम्बस में देखो, ये है, एक सेकंड थोड़ा टेढ़ा बना लो ना तो साफ दिखे। इसमें भी क्या होगा, इस बात को समझिए कि ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं फिर से ट्रायंगल पर, ठीक है। साइड के अनुसार देखते हैं ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, साइड के अनुसार। जैसे साइड के अनुसार पहले देख लें या एंगल के आधार पर, साइड के आधार पर देखते हैं। चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको तीनों भुजा बराबर हो, पक्का। आइसोसेलेस जिसकी दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। स्केलेन ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। और देखिए तीनों को बनाने का एक तरीका होता है, ठीक ना, ऐसे नहीं। देखिए अब आप 11th 12th में आ गए हैं तो आपका जिम्मेदारी हर तरह से बढ़ जाता है, ठीक है ना। आपका लिखने का कला, आपका डायग्राम बनाने का कला, तो इस बात को समझिए, ठीक है। कुछ भी नहीं बना देंगे, जैसे आपको इक्विलैटरल बनाए तो आप कैसा भी बनाएं लेकिन लगे कि नहीं वो इक्विलैटरल है, ठीक है। पता चले कि वो लगता ही नहीं है कि इक्विलैटरल, ठीक है। तो ये इक्विलैटरल हो गया, ऐसा बना लो। ये हो गया 60 60 60। आइसोसेलस बनाओ तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर ये हाइट दो, ये हो गया आइसोसेलस ABC, और ये ऐसे कर दीजिए, ऐसे, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल बनाना हो तब कैसे बनाइएगा। स्केलेन ट्रायंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं हो, जिसका एक साइड भी इक्वल नहीं होगा। तो कैसे बनाएगा, थोड़ा सा लंबा हाइट ले लो। जब भी स्केलेन ट्रायंगल बनाना हो
तो नीचे बेस कैसा लेना है, बड़ा लेना है। और इसको ऐसे यहाँ से ऐसे बनाओ, और ये लंबा, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि तीनों भुजा अलग अलग, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी। बनाने का तरीका हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये सब काम आएगा आपको जब भी क्वेश्चन बनाने के लिए होगा। तो ये क्या है, ये है आइसोसेलस सेलस, और ये है स्केलन, ठीक है। अब कहता एंगल के आधार पर, ठीक है। तो राइट एंगल के आधार पर क्या होगा, ये तो साइड के आधार पर था, जिसकी साइड के आधार पर। अब एंगल के आधार पर बच्चा, एंगल के आधार पर बोलो, एंगल के आधार पर हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। पहला है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, बाद बाकी 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। फिर राइट एंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक्यूट वाला को ऐसे बनाइएगा, ऐसे, ये एक्यूट है, सब 90 से छोटा नजर आ रहा है ना, दिखना चाहिए कि 90 से छोटा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वैसा त्रिभुज जिसका सभी एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, पक्का। और फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूज ऐसा ही बनाइएगा, ऑब्ट्यूज में ऐसे, ये जिसका 90 से डिग्री से ज्यादा हो, ये 90 डिग्री प्लस थीटा है ना, 90 से ज्यादा हो, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। आया बस समझ में, ये और ये सेम बनाइएगा, ठीक है। चलो अब कुछ समझना, राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से ज्यादा, स्ट्रेट एंगल मतलब, जिस स्ट्रेट एंगल कहीं लिखा हुआ रहेगा तो क्या कहोगे, मतलब कि 180 डिग्री के बराबर जो होगा उसको स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहा जाता है, 180 डिग्री से 360 के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल थीटा इक्वल्स टू 360, 360 के बराबर होगा, उसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहेंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल, तो दो कंप्लीमेंट्री एंगल कब कहेंगे, जब दो एंगल का मान है ना। कंप्लीमेंट्री एंगल कब कहेंगे, जब थीटा प्लस 1 प्लस थीटा प्लस 2 बराबर 90 डिग्री हो जाए। किसी दो एंगल, दो जोड़ा, कंप्लीमेंट्री में दो जोड़ा लेना रहता है, एंगल का दो जोड़ा, जिसको जोड़ने से क्या हो जाए 90, जैसे 60 30 45 45 80 10 है ना। तो 10 क्या है, 80 का कॉम्प्लीमेंट्री है, और 80 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ऐसा कुछ सप्लीमेंट्री एंगल, तो जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो जाए 180 डिग्री, थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो जाए 180 डिग्री, है ना। जैसे 120 60, इसमें भी दो जोड़ा एंगल का लेना रहता है। कोई दिक्कत ही नहीं, आ रहा है समझ में कि क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई वैसा दो एंगल लेना है जिसको जोड़ने से क्या हो 180 डिग्री हो। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 180 डिग्री, तो 120 60 140 40 145 135 45 135 और 45 कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या बताए थे, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या हो गया, देखो कहाँ गया, कोई भी पैरेललोग्राम में मिटा दिए, ये देखो ये है एडजेसेंट एंगल, ये है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक आर्म, एक साइड कॉमन है ना, तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल। फिर ये साइड क्या हो जाता है, ये साइड एक एंड पॉइंट कॉमन होता है, उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बताओ। लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म, उसको हिंदी में पढ़ते थे हम लोग लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर मतलब ये देखिएगा, ये इस तरह से जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है ना, एक स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द कितना एंगल बनता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 180 डिग्री। ये पूरा होता है कितना 180 डिग्री, ठीक है। कहाँ बताया था भैया, एक सप्लीमेंट, देखिए
अब कोई बच्चा पूछ देगा, सवाल उसका हो सकता है, सवाल पूछ सकते हो ना कि सर बताइए तो कि सप्लीमेंट्री एंगल फिर लीनियर और लीनियर पेयर में क्या अंतर हुआ है? सप्लीमेंट्री पेयर में क्या बोल रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या बोले, देखिए ध्यान से समझिए पूरा बात को। आप क्या कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल को भी सर आप θ1 + θ2 बराबर 180 डिग्री कह रहे हैं, ठीक है, और इसको भी कह रहे हैं कि आप θ1 + θ2 बराबर 180 डिग्री। तो ये देखिए सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है कि कोई भी दो एंगल जिसका मान 180 डिग्री हो, वो कहाँ है, क्यों है, काहे है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए ये एंगल और मान लीजिए जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए कोई इसको और इसको क्या कह दिया, मान लीजिए θ1 + θ2, तो ये इसका सप्लीमेंट्री की बात हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लीनियर पेयर का बात नहीं कर सकते। लीनियर पेयर के लिए क्या होना चाहिए, वन कॉमन आर बिटवीन द एंगल, ठीक है। ये आर्म क्या है, देखो जैसे एक जो ये है ना, ये कॉमन है इस एंगल के भी और इस एंगल के भी, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन, देखना ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है और इसके इर्द गिर्द जो एंगल बनता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, इसको बोला जाएगा लीनियर पेयर, है ना। ये लीनियर पेयर नहीं है, ये लीनियर पेयर नहीं है, θ1 + θ2 लीनियर पेयर नहीं है। तो ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर में अंतर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल जानते हो ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल बताओ, वर्टिकल अपोजिट एंगल देखो ये कहाँ गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये और ये बराबर होता है, ठीक है। क्यों, लीनियर पेयर से प्रूफ हो जाएगा ना, ये लीनियर पेयर से आराम से चाहोगे तो, क्योंकि देखो इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, अब इधर भी एक लीनियर पेयर बन जाएगा, तो यहाँ से जो ये एंगल होगा ये भी θ1 होगा और ये θ2 होगा, पक्का। और वर्टिकल अपोजिट एंगल को हिंदी में बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण, जितना आता है उतना बोल दे रहे हैं ना। तो ये एंगल बराबर, और ये एंगल ध्यान दो कि ये एंगल और ये एंगल ये बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा, अब इसलिए बोल रहे थे कि कोई चीज कुछ भी आ सकता है, हम उठपटांग उठा लिए हैं ना, ताकि रिवीजन तो ही करवाना है। आप लोग जो 9th 10th में पढ़ के भूल गए हो उसको बस एक बार याद करवा देना। अब जैसे ज्योमेट्री का मीनिंग बताइए, देखिए हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, है ना, ज्योमेट्री का। हम सोचे इसको कि एक मतलब कि एक होता है ना, एक तरीके से सजा दे, तो कभी कभी होता है ना कि एक तरीके से सजाने पर आप लोग इजी वे में ले लेते हो उसको ना, क्योंकि आप लोग तो वैसा पढ़ के आए हो ना तरीका से, पहले पॉइंट पढ़ा होगा, फिर कुछ कुछ पढ़ा होगा। हम यहाँ पर कुछ भी ऐसे ले लिए, क्योंकि सवाल यहाँ पर जब IIT सवाल पूछेगा तो आपको थोड़ी ना बताएगा कि देखो बाबू हम पॉइंट से शुरू कर रहे हैं फिर उसका डेफिनेशन पूछेंगे, ऐसा तो होता नहीं। इसलिए मैंने आर्बिट्रेरी उठा लिया, कुछ भी कोई भी बच्चा को डेफिनेशन बता दूंगा, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए आपको। जैसे ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है, देखिए जो जियो है वो शायद ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड, कोई बात नहीं, अगर जर्मनी का वर्ड हो गया तो क्या दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब इसके जियो का मीनिंग होता है अर्थ, और मेट्री बना मेट्रोन से, किससे, मेट्रोन से, इसका मतलब होता है मेजर, मापना, ठीक है। तो ज्योमेट्री का मीनिंग तो आप लोग समझ गए, कोई पूछेगा तो आप बतला सकते हैं कि जियो, देखो बाबू ज्योमेट्री बना है जियो और मेट्रोन से, तो जियो है, जियो मतलब अर्थ और मेट्रोन मतलब मेजर करना, पक्का। अब देखिए जैसे समझिएगा कि एक्सियोम्स पढ़ते हैं ना, एक्सियोम्स क्या होता है, ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, सत्य है, ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, वो उगता ही है, ठीक है, ये सत्य है, ठीक है। तो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, जैसे एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट है ना, अब स्ट्रेट लाइन क्या है, एक स्ट्रेट है, ठीक है, वो सीधी रेखा में, तो उसको क्या प्रूफ दें हम, ठीक है, कि एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट, ठीक है।
अब ये एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट होता है, ये क्या कहें इस पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है माने जो खुद में सत्य है उसको हम एक्सियोम बोलते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट, ठीक है, जो वैसा मतलब कि वैसा प्रॉपर्टी जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है, वैसा प्रॉपर्टी या वैसा कुछ मतलब कि प्रॉपर्टी, सीधा यही बोलेंगे, वैसा प्रॉपर्टी जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा उसको हम बोलेंगे पोस्टुलेट। पक्का। स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए मैथमेटिक्स में भी ग्रामर है, वही चीज समझिए आप कि मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट को क्या बोलिएगा, है ना। तो मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट को वैसा, स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं कि वैसा सेंटेंस जिसको हम ट्रू या फॉल्स कहा जा सकता है, ठीक है। वैसा स्टेटमेंट जिसको ट्रू या फॉल्स कहा जा सकता है उसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। पक्का। स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स का वैसा सेंटेंस, मैथमेटिक्स का वैसा सेंटेंस जिसको ट्रू या फॉल्स कहा जाए उसको हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। फिर तो कोई आपसे पूछे थ्योरम क्या होता है भैया, थ्योरम, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी जिसको प्रूफ का जरूरत पड़ता है उसको थ्योरम कहते हैं, ठीक है। परी में थ्योरम मतलब हिंदी में कहते हैं परी में, तो वही कहता है स्टेटमेंट, वैसा स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ का जरूरत है उसको क्या बोलते हैं, थ्योरम, ठीक है। हाँ, कोरोलरी जो जिस थ्योरम तुम समझा, ठीक है ना, और इसका कन्वर्स सोचे या कुछ इसमें से पॉइंट निकाल के लिखें तो उसको कहते हैं कोरोलरी, ठीक है। आज के बाद अगर कहीं कोरोलरी वर्ड नजर आएगा तो तुमको समझ में आएगा ना कि थ्योरम में से कुछ बढ़िया बात नजर आ रहा है, वो इंप्लाई कर रहा है थ्योरम, ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे, कोरोलरी बोल देंगे, ठीक है। जैसे क्या बोलें, जैसे मान लो देखो लीनियर पेयर अभी पढ़ा ना, कि देखो ये मान लो कि ये थ्योरम है, ठीक है, कि ये देखो ध्यान से कि ये जो θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से तुमको पता चल जाएगा कि अच्छा तो θ1 ये वाला एंगल का कुछ नाम दे दो तो इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये इसको इंप्लाई कर रहा है ना। नहीं अब ये सब प्रूफ नहीं आता तब तो काहे जिंदा हो। 9th-10th में क्या पढ़े थे, फिर कैसे प्रूफ करे बोलो। ये देखो तो ये θ1 और प्लस अरे भैया ये θ2, ठीक है। अब तुमको पता है कि देखो ध्यान से कि ये एंगल भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये तो इसको कुछ अल्फा मान लेते हैं, ठीक। और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री, और θ2 प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। तो θ1 प्लस θ2 बराबर θ2 प्लस अल्फा, θ2 से θ2 खत्म, θ1 बराबर अल्फा, मतलब अल्फा बराबर क्या हो गया, θ1। तो देखा तुम सिर्फ ये जानता था कि θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री, है ना। तो एक तरह से कोरोलरी में आ गया। हम क्या कर रहे हैं समझिएगा बात को, कि जो हम लोग जानते थे कि लीनियर पेयर जानते थे कि एक स्ट्रेट लाइन के जो इर्द गिर्द जो ये θ1 और θ2 होता है इसका सम होता है 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हम प्रूफ कर लिए कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कह देंगे कोरोलरी, है ना, कोरोलरी लिखेंगे, उसमें से एक पॉइंट निकल के आया कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन के जो अपोजिट एंगल कह रहे हैं, ये जो एंगल होगा ये बराबर होगा तो उसको क्या बोल देंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये कोरोलरी आ गया, ठीक है। कंकरेंट लाइन मतलब बहुत सारा लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करता है तो उसको कंकरेंट लाइन बोलते हैं। सारे लाइन को एक साइड क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइन। CON स्पेलिंग लिख सकते हो, CONCURRENT, कंकरेंट लाइंस, ठीक है। ये सब देखिएगा हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां भी काम आएगा, इसलिए छोटा छोटा डिफिनीशन बता रहे। कंकरेंट लाइन हो गया, प्लेन इसको कहेंगे प्लेन, है ना, ठीक है। अच्छा, और दो कहता है देखिएगा कि दो पॉइंट के साथ हमेशा याद रखना
कि दो पॉइंट के साथ ए और बी के साथ हमेशा एक यूनिक लाइन पास करता है, एक ही लाइन पास कर सकता है ना, वो कैसा लाइन होता है, यूनिक होता है। ठीक है, चलिए कहता है इफ लाइंस ए बी ए सी एंड ए ई आर, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। और कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं भैया, कोलिनियर पॉइंट समझो, कोलिनियर किसको कहेंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पर जितने सारे पॉइंट हैं, ठीक है ना, अगर सारे पॉइंट्स कोलिनियर है ना, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर सारे पॉइंट्स हैं, तो वैसे सारे पॉइंट्स को एक साथ क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। ए बी सी डी ई, तो क्या बोलेंगे, ए बी सी डी ई आर कोलिनियर पॉइंट। बताइए कोई शिकायत, कोलिनियर पॉइंट पक्का। खत्म हो गया दोस्त, अभी बाकी है मेरे दोस्त, टेंशन कहाँ ले रहे हो। ठीक, अब देखो समझना, ये है और फिर से ये, इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल, इसको कहते हैं इंटीरियर रीजन, इंटीरियर, हाँ इंटीरियर ऑफ एन एंगल बोला जाता है इसको, इस रीजन को बोला जाता है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। ठीक है, सही है। और इसका देखना, इस एंगल को बोलते हैं, देखो ये 360 में से इसको घटा देगा, अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये जो बाहर का जो रीजन है इस रीजन को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। क्या अगर कहीं लैंग्वेज यूज करेगा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल तो आपको अब कोई दिक्कत ना होगा, बताइए तो। इंटीरियर ऑफ एन एंगल मतलब एक बीच में जो है ना बउआ, है ना, इसके जो बीच में है ना उसको इंटीरियर बोलेंगे, और इसका जो बाहर वाला साइड है उसको एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल बोलेंगे। ये इंटीरियर और ये एंगल इंटीरियर एंगल हो गया और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, पक्का। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना, कहता है कि यदि दो लाइन को, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं, कि दो लाइन है ऐसे ऐसे, या कोई एक पैरेलल भी बना लीजिए, ठीक है। अगर कोई तीसरा लाइन इसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, देखिए ध्यान से, ये तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। बताइए कोई शिकायत है तो। वो हमसे पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई हमें बतलाए क्या, कोई हमें बतलाए कि हम बतलाएं क्या। चलिए ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। एल्टीट्यूड है ना, एक डिफिनीशन नहीं छोड़ रहे हैं, आपको टोटल चीज बातें समझ में आना चाहिए ना। एल्टीट्यूड क्या होता है भैया, ये जो लंबाई होता है ना इसको एल्टीट्यूड बोला जाता है। इस लेंथ को याद रखना, ये जो ए और डी है ना, तो लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं। इस लंबाई को क्या बोला जाता है, एल्टीट्यूड, ठीक है, या उसको डायरेक्ट लेंथ भी बोलो, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें जिसका सारा एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, थोड़ा याद रखिएगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको नोट करने वाली बात है सर, ठीक है। और सबसे अच्छा वही रहेगा ना कि टेलीग्राम पे आप लोग, अगर आप लोग मैसेज करते हैं कि सर हमें वो पीडीएफ दे दो, तो मैं वो पीडीएफ डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और तो आप लोग वहाँ से रख लो, और कभी भी ज्योमेट्री पढ़ो तो ये जो मैंने आपको जो बता रहा हूँ इसको पढ़ने के बाद ही तो पूरा 9, 10, 8, 7 सबका कलेक्शन ला करके रख लिए हैं, ठीक है ना, ताकि यहाँ तक बच्चा अपना एक बार पढ़ ले, रिवीजन कर ले, उसके बाद आगे बनाए, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कि सबका सब एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, ये तो आप जानते ही, उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कि वैसा ट्रायंगल जिसका सभी एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो
या ऐसे एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये भी हो जाएगा, तो फिर ये भी सही होगा। देखना, ये है ना, इनइक्वलिटी में कैसे बोलेंगे कि एंगल ए होगा वो एंगल बी और एंगल सी से छोटा होगा। ठीक है, कोई तीनों में से एक कोई दूसरे सम का छोटा होगा। ठीक है, फिर क्या है भैया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा होगा बस। एक तो ये बेसिक फंडा हो गया। जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब कि सारा त्रिभुज का सारा एंगल 90 डिग्री से छोटा हो और तीनों मिलके 180 बन रहा हो। ठीक है, हाँ, और जैसे जैसे ले लो 60, 75 और 75 और कितना, 75 में कितना जोड़ देगा तो 120 हो जाएगा, 75 और 45 है ना, 75 और 5 80 और 4 120 और 60। तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सभी एंगल किससे छोटा है, 90 से। कोई दो को जोड़ के देखो तीसरा से बड़ा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, क्या है फिर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऐसा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक ऐसा होता है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा कि एक एंगल पहला नंबर तो 90 से ज्यादा होता है पक्का। ठीक है, कहता है कि ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ टू। ठीक है, ओनली वन एंगल, एक एंगल वो दोनों के सम से बड़ा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि क्या लेने कि मान लो जैसे एक ऐसे ले लेते हैं, चलो तुम्हारा मान लेते हैं, तो ये 110 डिग्री पक्का। तो ये देखो, जैसे ही तुम इसको 90 से ज़्यादा कर दिया तो ये वाला एंगल क्या हो गया, ये 90 से ज़्यादा, तो ये दोनों मिलकर तो 90 से छोटा ना हो गया। नहीं समझ रहे हो, इसको तुम 90 से ज़्यादा कर दिया, एक एंगल ऑब्ट्यूज कर दिए तुम 90 से ज़्यादा, तो बाद बाकी तो अपने आप 90 से छोटा हो गया। तो वही तो लिखा हुआ है, अब सुन। ठीक है, समझिए, थोड़ा खोपड़ी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आपके से जो पढ़ा हुआ है वो बता रहे। अब इसमें कहीं अगर नहीं सर नहीं समझ में आता तो हम क्या करें, तुमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, तुम मेहनत नहीं किए होता है। आज मेहनत करो, दिमाग पे जोर डालो। 24 घंटा सिर्फ फ़ोन देखोगे और कहानी सुनते रहोगे और सिनेमा देखते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, फिर क्या है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है प्रॉपर्टी, ये सब देखिए, बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है जो आप लोग पढ़े हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल जो मान लीजिए कि ऐसे ये, तो ये 90 डिग्री है ना, तो मान लीजिए इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, सी। तो बताइए, तो बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, है। एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री। तो इसका मतलब 90 डिग्री किसके बराबर है, एंगल ए के। तो एंगल ए बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, सही है। अब है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। ये सब तो आप लोग जानते हैं, जल्दी से बताइए, देख लीजिए। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, देखो समझो, साइड एंगल साइड, फिर क्या भैया, एंगल साइड एंगल, और तीसरा एंगल एंगल साइड, और चौथा साइड साइड साइड, और पांचवा राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड मतलब समझता है, जैसे दो त्रिभुज ऐसे, ठीक है, तो दो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये बीचवा वाला जो एंगल है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझिएगा सारा। दो त्रिभुज ले लेते हैं बड़ा बड़ा, देखो, तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये एंगल बीच वाला कॉमन होना चाहिए ना, ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए, एंगल साइड में क्या होता है कि ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल, ये अब देखिए पहला क्लियर हो गया, दूसरा डिस्कस कर रहे हैं। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर, वो हो गया एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब समझ में।
और एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड ये इसी का रूप है ना, कि कोई दो एंगल बराबर हो जाए, है ना, कोई दो एंगल, ये दो एंगल बराबर हो जाएगा तो क्या कहेंगे कि दो एंगल ये बराबर, और ये साइड बराबर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, तब भी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता। फिर क्या भैया, ए साइड साइड साइड, सब साइड बराबर हो जाए, सब साइड तो समान हो जाएगा तब तो। और कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है सर्वांग सम, हिंदी में उसको, उसका मन बहुत अच्छा मीनिंग है हिंदी में, इसीलिए बोल रहे हैं सर्वांग सम, मतलब सभी अंग बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब कि सभी साइड बराबर हो, सब कुछ बराबर होना चाहिए, एंगल भी, जैसे हम लोग का ये दोनों जो हथेली है ना, इसे हाथ जोड़ो तो ये क्या है, सर्वांग सम है। वक्त देखो जैसे सर्वांग सम, देखो दोनों हाथ कब सर्वांग सम होगा, देखो जब इसको ऐसे रखने से सर्वांग सम नहीं हो गया, है ना, ये ऐसे रहना, ऐसा एक और हाथ चाहिए जो इसी साइज का होना चाहिए, ठीक है ना, ये सर्वांग सम थोड़ी ना हो गया। ठीक, ये कहाँ इधर का, ये देखो इधर से ऐसे, ये ऐसा ही इधर ही का ही हाथ चाहिए, ठीक है, हाँ ऐसे सर्वांग सम है ना, ठीक तो है, हाँ है, आया बस हम, लेकिन अगर इसी साइज का सेम ऐसा ही रहना चाहिए, एकदम उधर से ही, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर कहना, कोई बात नहीं। फिर क्या है, इनइक्वलिटी वाला ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, देखिएगा समझिएगा कहाँ चल गया, कौन कौन बता दिए हैं आप लोग को, एक पेज बता दिए, बहुत सारा है वो, बहुत सारा ज्योमेट्री में, बेसिक ज्योमेट्री है, एक बार धीरे धीरे सब पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्या है, बेसिक ज्योमेट्री है, एकदम आसानी से आराम से बैठ जाओ और समझो। इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है कि सबसे बड़ा एंगल, हाँ देखो इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या है, ये बात समझना कि जो एंगल सबसे बड़ा है, ये एंगल सबसे बड़ा, तो इसका सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा होता है, ठीक है, को क्या बोले कि जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसका सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और जो एंगल सबसे छोटा होगा उसका सामने वाला साइड भी छोटा होगा। तो देखिए क्या होगा, अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ए, देखिए ना, इस एंगल के सामने वाले को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इस लेंथ को कितना से, स्मॉल ए से, इसका लंबाई देखिए, इसका सामने वाले को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और इसका सामने वाले को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, देखिए, ठीक, चलिए, और सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना, कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, कोई भी दो साइड का सम ले लो, है ना, ऐसे ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, और बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कहता है, देखिएगा एक प्रॉपर्टी आज निकल के आता है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स, द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ऑफ थर्ड साइड, ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू थर्ड साइड, ये देखिए मीडियन किसको कहते हैं भैया, जो दो बराबर भागों में बांट दे, ये बराबर हो गया, ठीक है, तो इसको कहते हैं, कैसे बराबर होगा भैया, ओके 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 ओके, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2AD, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2AD होता है, ये प्रूफ करके बताना तुम लोग, ठीक है, इसको प्रूफ कर लेना, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2AD, ठीक है, और प्रूफ कैसे करेगा, इसको आगे ऐसे बढ़ा देना और इसको ऐसे ऐसे मिला देना, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल जानते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल जानता है ना, देखो इसीलिए सब धीरे धीरे बता रहे हैं, तुम लोग को जो जानते हो वही, ठीक है,
एक सेकंड जरा पानी पी लेने दो यार। चलिए अब देखिए, अब देखो, जिसको अब जरूरत होगा वो पूछ लेना। कितना छोटा छोटा बात आप लोग को बताते रहे। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दोनों साइड बराबर होता है, द सम ऑफ, कहता है देखिएगा पहला प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल का कि द सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल लेस देन द सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। जो एक आइसोसेलेस के ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड का लेंथ, एल्टीट्यूड मतलब समझते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर का लंबाई, वो तीनों का सम होगा, वो त्रिभुज के तीनों साइड के सम से छोटा होगा। ठीक, क्लियर। द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू थर्ड साइड। ये तो पढ़े ही ना, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, यही ना, 2 इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन टू थर्ड साइड। ये साइड का जो सम होगा, जो थर्ड साइड पर मीडियन ऐसे गिराते हो ना, एडी, ये इसके 2 गुने से बड़ा होता है। ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स 3 मीडियन। ठीक है। जो पेरीमीटर होता है, देखो ध्यान से, ये जो मीडियन का लंबाई है ना, जैसे अभी एल्टीट्यूड का लंबाई बता रहे हैं, तो ये बी, ये सी और ये बी सी, ये तीनों का सम जोड़ लो और यहां से मीडियन बना लो जो इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। ये जो तीनों सम होता है वही कहता है वो पेरीमीटर होता है, वो बड़ा होता है। मतलब ए बी प्लस ए सी। नहीं समझ रहा, नहीं बताएंगे क्या बताएंगे। देखिए कि ए बी हो गया, ये बी कहाँ गया भैया, ये मीडियन लो, ऐसे इसको बराबर भाग में, ये लो इसको बराबर भाग में, और ये लो, ये मान लो इंटरसेक्ट करेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये मीडियन इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो ये बराबर हो गया है ना, ध्यान से, ये बराबर है। ठीक है। तो देखो क्या होता है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन, क्या होता है भैया, कुछ नाम दे दो, पी क्यू आर। ठीक है। तो ग्रेटर देन ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर। ठीक है, ये बड़ा होता है, यही कह रहा है समझ। तो त्रिभुज का लंबाई है, त्रिभुज का पेरीमीटर मतलब त्रिभुज का लंबाई, ये त्रिभुज का लंबाई हो गया पूरा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है। फिर कहता है इन राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गर साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जानवे करते हो सबसे बड़ा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल कौन होता है, 90 डिग्री। तो सामने वाला साइड कौन हो गया, हाइपोटेन्यूज, इसलिए ये सबसे बड़ा होगा। पक्का। सबसे ध्यान देना, ये बात इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा एंगल के जो सामने वाला साइड होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक। मिड पॉइंट थ्योरम जाके पढ़ लेना 9th 10th में। ठीक है ना, क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम, पढ़े थे ना 9th में, कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, कि अगर आप किसी त्रिभुज के मिड पॉइंट को अगर आप मिला देते हैं तो वो ये इस साइड के बराबर पैरेलल होगा। ठीक है। उसका कन्वर्स, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब कि ध्यान दीजिए कि अगर आप ऐसा कोई ट्रायंगल है, अगर आप इसके पैरेलल लाइन इसके मिड पॉइंट से, इसका मिड पॉइंट है ये बराबर है, आप इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये अपने आप इसको 2 बराबर भाग में बांट देगा। इसी का कन्वर्स है, मिड पॉइंट का कन्वर्स। ठीक है। अगला क्या कहता है कि देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट ये है से समझिए। क्या है इंपॉर्टेंट भैया, देख लो कि एक ये ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना, इस पे सभी ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी। ध्यान देना ये क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन ए बी सी,
DBC। तो एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ DBC। क्यों? क्योंकि देखिए जो हाइट ये है वही हाइट ये है, हाइट थोड़ी ना चेंज कर जाएगा। एल्टीट्यूड अभी नहीं, इसका लंबाई दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कभी बदलेगा नहीं, मतलब कि हाइट कभी नहीं बदलेगा, ये हाइट कभी नहीं बदलेगा मतलब। और बेस कितना है? BC। बेस क्या है? BC। लो एक और ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। ये पैरेलल लाइन से ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक है। इसको E नाम दे दो, सब बराबर, ठीक है। सब क्या है? BEC। BEC क्यों? क्योंकि बेस सबका कॉमन, बेस सबका कॉमन BC, और हाइट सबका कॉमन। हाइट मान लेते हैं इसके बीच का हाइट h है, तो सब एरिया का सब जो ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल चूज कर लीजिए एक बेस पे, सेम बेस पे, ठीक है ना, सभी का एरिया बराबर होगा। क्या कह रहे हैं? फिर से ध्यान से सुनो, कि जैसे सुन लो, कहीं पर कोई कंफ्यूजन लेके मत चले जाना, ठीक है ना। कि जैसे मान लो कि ये पैरेलल है इस स्ट्रेट लाइन के, अब इस पे तुम कोई भी ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। ये देखो, ये बना लो, ये सबका एरिया है ना, ABC DBC EBC है ना। ट्रायंगल ABC बराबर ट्रायंगल DBC बराबर ट्रायंगल EBC। क्यों? सबका एरिया क्या? एरिया AR, एरिया को AR से लिख रहे हैं, एरिया बराबर होता है, पक्का? कोई डाउट है? क्योंकि बेस सबका सेम है BC, और हाइट दोनों पैरेलल लाइन के बीच में तो इक्वल होता है ना, हमेशा बराबर होता है, एक ही हाइट ना होगा, इसीलिए सबका एरिया बराबर होगा, ठीक। फिर क्या होगा? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का भी उसी तरह से देख लो, दो स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में कैसा भी पैरेललोग्राम ले लो, ले ये बेस है, तुम ये पैरेललोग्राम लो, ठीक है, या ये पैरेललोग्राम लो, ध्यान दो, ये पैरेललोग्राम लो, तो ये बेस है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, AB इंटू DL, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का होता है भैया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का देखो, पैरेलल लाइन ऐसे बना देते हैं, देखो ध्यान से, पैरेलल लाइन दो लिख दिए ऐसे ऐसे, और यहाँ GM लिख देते हैं, पैरेललोग्राम। इसका एरिया क्या होता है? इसका भी एरिया होता है बेस इंटू हाइट, इसका डबल, ठीक है। तो क्या होता है? बेस इंटू हाइट। कोई पूछेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो क्या बोलिएगा? बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाँ, कहता है ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। सेम बेस पर ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताओ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जैसे मान लो कि ये भी तो एक ट्रेपीजियम, क्या होगा इसका एरिया? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AB, देखो ACDE का बताओ, ADCE क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। समझते हैं कि दोनों पैरेलल साइड को जोड़ दीजिए और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उससे गुना कर दीजिए, वो होता है ट्रेपीजियम का एरिया। प्रूफ कर सकते हो, सब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। रोम्बस का एरिया क्या होता है भैया? ये देखो, रोम्बस का एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक नया फॉर्मूला आ रहा है, क्या? कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसको हिंदी में कहते थे कि समलंब चतुर्भुज का एरिया बताओ, क्षेत्रफल बताना बेटा। तो हम लोग कहते थे सर, क्या बोलते थे? सर 1/2 गुना अथी का क्या थी, विकर्णों का गुणनफल। क्या बोलते थे? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। चलो, दूसरा पेज खत्म हो गया, अब देखना तीसरा पेज आ रहा है। गलत तो एरिया में ना, ठीक है ठीक है। हाँ, आधा घंटा क्या और है अभी, टेंशन मतलब।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कह रहे हैं, देखना नया टॉपिक आ रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, समझिएगा। देखिए सारा फिर से हम बताएंगे, ये हम आप लोग का बेसिक 9-10 से उखाड़ के लाए हैं, ठीक है ना, वो फिर से हम पढ़ाएंगे। ये एसओटी शुरू नहीं हुआ है, ये बेसिक ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, कि जो बच्चा को दिक्कत हो, एडवांस में बनाना चाहेगा, उसको दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है कि वो एक वैसा चतुर्भुज, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसका पॉइंट एक सर्कल पे लाई करता है ना, उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये क्या है, ए बी सी डी, क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वर्टिसेज किस पे लाई करता हो, सर्कल पे लाई करता हो, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एट द सेंटर, वाह, ये कहाँ के कहाँ घुसाते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ओहो ऐसे लिखना चाहिए था, चलो ठीक है कोई बात। अब ट्रायंगल के सुनो, कोई बात नहीं, ये आगे का पॉइंट था, अब ये आगे का पॉइंट है, कहाँ गया भैया, ओके एक सेकेंड, ठीक है जो जैसे है भैया रहने दो ऐसे ही, कुछ गड़बड़ अपने से मत करो, ठीक है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, एक साइड लिख के लाए। क्या कहता है सो समझिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कहता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एट द सेंटर। क्या, देखिए एक सर्कल, देखिए सर्कल आ गया, सर्कल में घुस रहा है, इसीलिए को बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि ये लेंथ है ए बी और ये लेंथ है सी डी, ठीक है, क्या बोल रहे हैं सी डी, तो ये क्या होगा, अगर ए बी और सी डी बराबर है, क्या क्या हम कह रहे हैं कि अगर ए बी और सी डी बराबर है, अगर ए बी बराबर सी डी है तो ये एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। वही कहता है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अगर कॉर्ड इसको कहते हैं ए बी, जीवा हिंदी में बोला जाता है, ए बी और सी डी ये यदि बराबर है तो सेंटर पर, केंद्र पर इक्वल एंगल बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा देख रहे हो ना, ऐसे द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। एक सर्कल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मैंने इसको जो दो बराबर भागों में बांटता है, वो हमेशा सेंटर से पास करता है, ठीक है। ये आया बस, नहीं समझ में आया, देखो जैसे ऐसे कोई कॉर्ड है, ठीक है, और अगर तुम इसको, इसका जो मिड पॉइंट है, अगर उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेगा ना, तो वो इस केंद्र, वृत्त का केंद्र से पास करेगा, सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगा। फिर क्या कहता है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है। देखो इसका ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होगा फिर, ठीक है। अगर ए बी और सी डी बराबर है तो ये लंबाई और ये लंबाई भी बराबर होता है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं भैया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो ना, देखो ये हाइट तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया बराबर है, ठीक। कैसे एरिया बराबर है, ये साइड बराबर ही दे दिए, ठीक है। और क्या हो गया भैया, और कैसे कहेंगे, करना अपना यार, अब हम यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है, समय लग जाएगा, छोटा छोटा पॉइंट, अब आप लोग को कैसे समझाएं, अब आप लोग का 9-10 का है, ठीक है ना, बताना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। मिलिए थी, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया। चलिए बच्चा देखो क्या कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आपको पता चल गया कि जो इक्वल कॉर्ड होता है वो केंद्र से इक्वल दूरी पर होता है, पक्का। आगे बढ़ते हैं, द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, वही कि वैसा कॉर्ड जो इक्वी डिस्टेंस पर होगा वो कॉर्ड बराबर होगा, उसका लंबाई बराबर होगा, उल्टा है। फिर कहता यूनिक सर्कल पासेज थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे देखिएगा, ध्यान से सुनना, कि जैसे 2 पॉइंट से यूनिक लाइन पास करता है ना, ये बताया ना, उसी तरह से 3 लाइन से, 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास कर सकता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। जैसे 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन वो यूनिक होता है, उसी तरह से अगर कोई 3 पॉइंट है और वो नॉन कोलिनियर है, ठीक है, तो उससे सिर्फ यूनिक सर्कल पास करेगा, कौन,
यूनिक सर्कल पास करेगा। ये जो 3 पॉइंट है, नॉन कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। नॉन कोलिनियर मतलब कि जो एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल आर नॉन कोलिनियर, है ना, या वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर नॉन कोलिनियर, है ना। चलो फिर क्या कहता है? ग्रेटर कोड नियर टू द सेंटर। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है कि जो कोड बड़ा होगा, देखो तो कौन सेंटर के बगल में है, ये वाला या ये वाला? तो जो बड़ा कोड है वो सेंटर के बगल में होता है, बड़ा कोड। जैसे जैसे कोड बढ़ते जाएगा, और सबसे बड़ा कोड कौन होता है सेंटर में, बताओ सर्कल में? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर इसको बोलते हैं, व्यास हिंदी में कहते हैं, और इसको रेडियस, इसके आधा को रेडियस। ये सब आप लोग जानते हो, लेकिन मैं बतला रहा हूं, ठीक है। फिर कहता है कि यदि आर्क इक्वल हो जाएगा तो कॉर्ड इक्वल हो जाएगा। आर्क समझते हो किसको कहते हैं? देखो इसको आर्क कहते हैं। ये हो गया माइनर आर्क, जो छोटा वाला आर्क है, और ये बड़े वाले को मेजर आर्क कहते हैं। बड़े वाले को मेजर आर्क और छोटे वाले को माइनर आर्क। तो वही कहता है कि यदि आर्क भी बराबर है ना, आर्क भी, अगर ये आर्क आप बराबर लेते हैं तो ये कॉर्ड बराबर होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। कहता द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। देखिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रहा है, यहाँ तो समझना बनता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, सो समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, ठीक है, छोड़िएगा नहीं बच्चा। देखना कि अगर मान लो कि एक सर्कल है, क्या कहता है? ये लो, ओहो, तो यहां अगर ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा। क्या कहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन एट इट्स सरकमफ्रेंस, है ना। कि जो एंगल, देखिए ये कॉर्ड है, ध्यान दीजिए, ये क्या है? एक ए और एक बी है। अगर ये अल्फा है तो यहाँ केंद्र पर क्या कहता है कि हिंदी में हम लोग पढ़े थे कि केंद्र पर का कोण परिधि पर का कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। वही कहता है द एंगल एट द सेंटर इज डबल देन इट्स सरकमफ्रेंस, है ना। क्या होता है कि केंद्र पर का कोण परिधि पर का कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। वही कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज the angle subtended by an arc at the center is double than its circumference, ठीक है। हाँ, उसी को कहता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। चलिए अगला है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसको बात को जानिए, ठीक है, इस बात को जानो बच्चों। ये देखो कि ये डायमीटर है और तुम यहां से ऐसे और ऐसे बना दिया, ठीक है। जैसे देखो ये अल्फा बनाया ना, तो यहाँ ये जो डायमीटर होता है, ये क्या है? एक डायमीटर है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री, पक्का। ये सब आसान है। इफ द, क्या कहता है भैया, तो लाइन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट 4 पॉइंट्स आर कॉन्सेक्वली। कहता है इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtend equal angle at 2 other point lying on the same side of the line segment, then 4 points are consecutive that is lie on the same circle। कहता है कि if a line segment joining 2 points subtend, हाँ देखिए ये पॉइंट, कि मान लीजिए कि ये है कोई पॉइंट, ये सेंटर पर, कहता है ये कोई पॉइंट है ए और बी, इस एंगल यहां पर ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो कहता है इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट अदर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। ओके, अच्छा, सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट इक्वल एंगल। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट
two other point lying on the same side of the line segment, साला ये तो वही होना चाहिए ना कि इसका जो अगर ए बी है, ऐसा दो पॉइंट मिलके यहाँ एंगल अल्फा बना रहा है, और कोई दो एंगल मान लो कि दो पॉइंट और है जो यहाँ पर ये अल्फा बना रहा है, ठीक है, पक्का। तो ये पक्का है कि ए बी सी डी ये क्या होगा, कौन साइक्लिक होगा, एक सर्कल पे लाई करेगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, घुमा के उसी बात को कह रहा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखिएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तत्काल, सुन लीजिएगा। कहता द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए, मतलब कहता है ना कि ये जो एंगल है ये 180 डिग्री होता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। वही कहता है द अपोजिट एंगल ऑफ ए सर्कल, द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है, कब, यदि वो साइक्लिक होगा तब। इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन इट्स एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ अपोजिट एंगल। हटाओ इसको, कहता है इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज, ये किसके बराबर होता है, इज टू द इंटीरियर इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। भैया किसके बराबर हो जाए, अरे ये इसके बराबर होता है, ये कहता है ये जो एंगल है ना वो इसके बराबर होता है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, कि अगर देखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि कोई भी सर्कल के अंदर कोई पैरेललोग्राम है यदि, समझे ना, तो वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, आयत, है ना। तो आज के बाद क्या जान लेंगे कि कोई भी पैरेललोग्राम यदि सर्कल पर है तो वो तब ही पॉसिबल है यदि वो रेक्टेंगल हो, ठीक है। चलिए तीसरा पेज, अब क्या आ रहा है भैया, ट्रायंगल आ रहा है ना। कहता है सिमिलर फिगर, ट्रायंगल्स सिमिलर फिगर मतलब कि एंगल ऑफ सिमिलरिटी ए जो 10th में आप पढ़ते हैं कि उनका एंगल बराबर होना चाहिए, और कहता है सिमिलर फिगर में द पॉलीगोन हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर, एक ऐसा बहुभुज जिसमें साइड सेम नंबर का हो उसको सिमिलर कब कहेंगे, ठीक है। टू पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर बच्चों इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। क्या कहता है, देखिए सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी आ रहा है, ठीक है, कि दो त्रिभुज को सिमिलर कब कहेंगे, यदि देखिए कि ये जो अगर ये साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, ये साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, ये साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, और रेशियो तो बराबर होना ही चाहिए, और इसके बीच का एंगल भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि ये जो ये साइड है वो ठीक है कि इसके बराबर है, लेकिन ये जो ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं कि ये तीसरा क्या होगा, ऐसे बोले कैसे बोले, मान लो कि इसका और इसका रेशियो बराबर है लेकिन ये एंगल नहीं बराबर है, ठीक है, तब वो सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। दोनों का बीच का एंगल भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वही कहता है टू पॉलीगॉन हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। थेल्स थ्योरम पढ़े हो क्या, कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या कहता है भैया, समझा देते हैं थेल्स थ्योरम फिर से, है ना। देखिए
कहता है थेल्स थ्योरम, देखिए ध्यान से, थेल्स थ्योरम कहता है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यदि आप एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू इंटरसेक्ट द डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये देखिए, अगर आप देखिए वही जो मिड पॉइंट थ्योरम जो आप आगे पढ़े थे ना, उसको एक्सटेंड कर दिया है थेल्स ने। देखिए कि अगर आप, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये साइड है, इस साइड के यदि एक पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो रेशियो है, देखिए ए बी सी, ये डी और ये ई, तो वही कहता है कि ए ई बाई, कहता है कि आप डी ई किसके पैरेलल ड्रॉ कर दिए, ड्रॉइंग क्या है भैया, ड्रॉइंग है डी पैरेलल बी सी, तो क्या कहता है ए ई बाई ई बी और ए डी बाई डी सी, ठीक है, ये बराबर होता है। अगला पॉइंट थेल्स थ्योरम में कहता है इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है, और इसका उल्टा भी कन्वर्स ना, ठीक है, कि अगर ये रेशियो सेम है तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगा, ठीक है। थेल्स थ्योरम का दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट क्या बोला कि अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन, कोई एक पैरेलल सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आप इस साइड के ड्रॉ करते हैं ना, तो वो इसको सेम रेशियो में बांट देता है, ठीक, सेम रेशियो में बांट देता है। और इसके उल्टा क्या कह रहा है कि यदि रेशियो सेम है ना तो ये लाइन भी इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्स ऐसा ही कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स, उल्टा कैसे सोचना है, ठीक है। फिर कहता इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, देखिए क्या कहता है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है जो अभी का पॉइंट है, देखिए ध्यान से, ये भैया ए बी सी, क्या है, बी सी। अब देखो मान लो कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और इसका लेंथ कितना बताए थे, ए बताए थे, अभी ना बताया कि कैसे लेंथ लंबाई लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, सी एंगल के सामने वाले को ऐसे लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है, तो ये सी हो गया, तो ये हो गया सी, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, ये समझ में आ रहा है ना, ट्रायंगल दिख रहा है। तो देखो ये जो होता है ना, देखो ये एंगल है, तो देखो इसको जानते हो कौन, अगर हम तुमसे पूछें, ध्यान देना, छोड़ो इसको, ठीक है, ये लंबाई तो जान रहे हो ना कि ये है, ठीक है, इसका लंबाई कितना है, ए, स्मॉल एस, ये डिनोट करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, दर्शाते हैं ए से, इसको एंगल को छोटा बी से, इसके वाले साइड को सी, इसका लंबाई है छोटा ए, इसका लंबाई है छोटा बी, इसका लंबाई है छोटा सी, ठीक है। तो क्या कहता है कि इंटरनल एंगल जो बाइसेक्टर होता है, हम प्रूफ करके बता देंगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, या तुम भी कर सकते हो, ठीक है, ये सब 10th में बताया गया होगा, क्वेश्चन है ये सब एनसीईआरटी का। क्या कहता है कि भैया जो इस साइड, मान लो कि ये डी है, ठीक है, एडी क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा बाई 2 है, दोनों, ठीक है, दोनों एंगल बराबर हो गया। तब क्या कहता है कि ये कहता है कि बी डी बाई डी सी, तो बी डी बाई डी सी क्या कहता है कि, क्या कहता है भैया, इन द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द कंटेनिंग एंगल, ओके ओके ओके, तो ठीक है, तो ये होता है, ये हो जाता है बी और ये हो जाता है सी, कंटेनिंग, ये बी और ये सी, ठीक है। कहता है, ध्यान से पढ़ लेते हैं, बीसी में गलती ना हो जाए, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड, इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल, साइड, तो देखो ये जो एंगल है ना, ये किसको कंटेन कर रहा है, ये साइड किसको कंटेन कर रहा है, बी को, ये किसको कर रहा है, सी को, ठीक है। तो वही कहता है कि बी डी बाई डी सी क्या होता है, बी बाई सी, ठीक है। इसको गूगल पे चेक कर लेना कि सही है कि नहीं, हमको थोड़ा सा डाउट है, अभी पूरा याद नहीं आ रहा है कन्फर्म, ठीक है, कभी कभी होता है ना यार कि जो तुम जानते हो वो भी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो बी डी बाई डी सी को चेक कर लेना, ये पॉइंट को चेक कर लेना
कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। ये सही लिखा हुआ है कि नहीं? ठीक है, ओके। और किसी को प्रूफ करना चाहे तो कैसे करेंगे? हो बीडी 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 बीडी, चलो प्रूफ करना, ठीक है। अभी हमको भी दिमाग में नहीं। कहता है इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ना। सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, तो वो त्रिभुज सिमिलर होगा। कोई बहुत बड़ा चीज, वही चीज है। कहता है इफ इन टू ट्रायंगल, यदि कोई दो ट्रायंगल में साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस द टू एंगल्स आर सिमिलर। कहता है कि यदि दो त्रिभुज का जो साइड प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, मतलब साइड का रेशियो बराबर है, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो अगर त्रिभुज का साइड का रेशियो ही सिर्फ बराबर है, वही एसएसएस है ना, एसएसएस, ये सिमिलरिटी का ये भी तो प्रॉपर्टी होता है। ए देख लेना ना, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग द एंगल्स, ठीक है, ये सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी, इसको आप हटा रहे हैं ना, आशा। और कॉन्ग्रुएंट मतलब आरएचएस में, आरएचएस वाला देखो तुम लोग भूल जाता है, आरएचएस वाला भूलना नहीं, राइट कहते हैं, राइट हाइपोटेन्यूस साइड। देखिएगा ये कॉन्ग्रुएंसी का एक प्रॉपर्टी है, उसको देख लीजिए आप लोग, ठीक ना। कंफ्यूज कर जाता है बहुत सारा बच्चा। क्या होता है देखिए कि एक ट्रायंगल है, ये ऐसे 90 डिग्री, और एक और ट्रायंगल है, देखिएगा ध्यान से। तो राइट हाइपोटेन्यूस क्या कहता है, ऐसे समझिएगा कि पहला नंबर के दोनों में तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल, और इसका हाइपोटेन्यूस इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो राइट हाइपोटेन्यूस साइड क्या कहता है कि 90 डिग्री तो होगा दोनों में पक्का, तो एक हाइपोटेन्यूस चाहिए, उसका हाइपोटेन्यूस बराबर होना चाहिए, और दोनों में से कोई एक साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आप कहेंगे ए बी, और ये वाला इसके बराबर हो जाए, और एक और कम से कम साइड बराबर हो जाए, ठीक है, एक और साइड बराबर हो जाए, तो वो होता है राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ द एरियाज, हाँ ये देखिए एरिया, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया भी होता है ना, वो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है ना, उसके होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। जैसे देख लो कि अगर ये एरिया ट्रायंगल है ए बी सी, और ये है डी ई एफ, तो जो ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल ए बी सी अगर सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ का, तो एरिया क्या होता है भैया, एरिया जो होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये होता है ए बी, मान लो ए बी बाई डी, ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, ए बी स्क्वायर बाई डी ए स्क्वायर। क्या कहता है, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। जो दो एरिया, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है, उनका साइड के होल स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है बच्चा, ठीक है। 8वां नंबर कहता है, मतलब अगला पॉइंट है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, द ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। कहता है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, साला क्वेश्चन है, उठा लिए हम। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ राइट एंगल, ठीक है, देन द हाइपोटेन्यूज to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle to each other। अरे भैया ये देखो, ये कहता है कि इस पे 90 डिग्री डाल दो, ठीक है, तो ये ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल का सिमिलर होता है, बट
ठीक है, ये तो फालतू कोई भी कर लेगा, आप भी कर लीजिएगा। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द पाइथागोरस थ्योरम द सम ऑफ अदर टू, ठीक है, अदर टू साइड्स, ठीक है। कहाँ गया भैया, जरा देख लीजिए। आइए कैसे कैसे, एक सेकंड बच्चा लो, तो गड़बड़ हो जाता है हो, ठीक है। चलो अदर टू साइड अलग, अगला पॉइंट है, कहता है ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, हाँ, जिसको चाहिए भैया ये पीडीएफ ले लेना, पूरा वीडियो देख लेना। कहता है इन ट्रायंगल इफ अ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ, मतलब उल्टा वही बात है कि जानते हो ना पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, अगर कोई त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा मतलब कि वो ट्रायंगल राइट एंगल है, ठीक है। और दो क्वेश्चन है बेस इस पे जो करना जरूरी है, जो कि अपने से कंस्ट्रक्ट करना रहता है, ठीक है ना। तो दो सवाल हम इसमें रखें अपने से, 10वां का ही क्वेश्चन है, 10th का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो बनाना जरूरी है आप लोग को। क्यों जरूरी है भैया, वो इसलिए जरूरी है बच्चों, समझना, वो इसलिए जरूरी है बच्चा, इसलिए जरूरी है मेरा बच्चा, क्योंकि देखो तुमको अपने से कंस्ट्रक्शन करना होगा ना, तो दो छोटा ऐसा सवाल क्यों ना बना ले जिसमें अपने से कंस्ट्रक्शन करने लगे कि नहीं हम भी तो तेज हैं, आया, बस अपने से कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्वेश्चन में आपको खुद से कंस्ट्रक्शन करना होगा, इसीलिए देखिए इतना पूरा डिटेल में बताया जा रहा। सिमिलरिटी का वही एंगल एंगल साइड साइड साइड, और ए सास होता है ना भैया, सास हो, ठीक है। तो सिमिलरिटी वाला प्रॉपर्टी तो स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहता है तो बोल देंगे। इफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द, हाँ ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के भी बराबर होता है, ये भी जान लो। ये जो अगर ए डी और ए डी, ए पी और डी क्यू, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी है ना, जब सिमिलर है भैया तो ये भी कहाँ गया, ए पी का होल स्क्वायर और प्लस डी क्यू का, ये जरूरी है। इस पर क्वेश्चन हम देखे हैं जे एडवांस, ठीक ना, इसीलिए बोल रहे हैं। फिर क्या कहता है, देखना ध्यान से, कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, मीडियन के भी बराबर होता है, मीडियन जो दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है ना। देखिए क्या कहता है, एक ही लाइन में याद रखना कि जो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है ना, वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है रेशियो में, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है, मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है, अल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है। इस पर जे एडवांस में एक सवाल लिंकअप करके पूछा, आया, पता होना चाहिए, तो वो 10th का कंसेप्ट, पक्का बोलो, कोई दिक्कत। अगला क्या कहता है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर इन ए राइट ट्रायंगल, भैया सम कौन है, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, साला क्या क्या बच्चा लोग, इतना छोटा छोटा बात बच्चा लोग मेरा याद करेगा। अब देखो क्या कहता है कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है, हाँ ठीक है, ए बी सी, कहता है गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी, गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए बराबर 90 डिग्री, अरे तेरी माँ की आंख, देखो ध्यान से, ए 90 डिग्री है, ठीक है, ये बी ये सी, कहता है कि एंगल ए 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है, लो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये लो, ये भी एक परपेंडिकुलर, देन ये प्रूफ कर लेना भैया, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी होता है। कौन है भैया, ए डी स्क्वायर
इज बी डी इंटू सी डी। आसान है, कर लेना, पाइथागोरस भी लगा देगा और कुछ कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा दो बन जाएगा। ठीक है, अब दो प्रॉपर्टी निकल के आता है, देखना दो, शायद यूज में आ जाए जेई एडवांस में। अब शायद इसका इस पे सवाल तो नहीं, लेकिन ऐसा सवाल देखें, इस पे भी सवाल कहीं ना कहीं दिखा है जो नए। ये है अगला पॉइंट, दो पॉइंट है कि देखना ध्यान से कि एंगल ए बी सी, मान लो कि ए है और ये बी है और सी है, कहता है कि एंगल बी है वो लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो कहता है कि एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, देन देखिए क्या कहता है कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। ठीक है, ए सी स्क्वायर कहाँ गया भैया, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू, हाँ 2bc इंटू बी डी। ठीक है, देखिए ये प्रूफ कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, और कहता है इन ए ट्रायंगल ए बी सी, अगर कोई ट्रायंगल है कि अगर ऐसे है, क्या कहें कि ए है, ये बी है और ये सी, और इस बार एंगल बी 90 से बड़ा है, दिख रहा है, ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो ये कहता है कि इस बार होगा, और सेम है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो जो विषम बाहु त्रिभुज में, स्केलन ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो बाहरे होता है। ये देखिए, सभी नहीं, एक लेंथ देखिए, ये हो गया ए डी, ये लेंथ मान लीजिए ए डी। अब ये कहता है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। ये सब प्रूफ कर लेना अपने से, बेसिक ज्योमेट्री का ये सब सवाल है। ठीक है, हाँ क्या भैया, अरे यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है सब सही है। 10वां, इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ एडी इज द मीडियन। एक लास्ट पॉइंट ट्रायंगल का नजर आ रहा है, ये तो बता दिया ना बच्चा लोग को, हाँ बता दिए। ठीक, अभी एक पेज और है बस। ठीक है, आता बस आसान है, सब बताया हुआ ही है। ये हो गया, ये देखिएगा क्या है भैया, कहता है इन्हें ट्रायंगल एबीसी, समझिए कि कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, अगर कोई एडी मीडियन है, इफ एडी इज द मीडियन, ये डी इसको बराबर भाग में बांट कर रहा है। ठीक है, देन ए बी स्क्वायर क्या कहता है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर कहता है 2AD स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये कहता है। ठीक है, सब ये सब 9th 10th का है, पहले बता दे रहे हैं। इन एनी ट्रायंगल, क्या 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 कहता है, इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ, वही चीज है, इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑन द थर्ड साइड टुगेदर विथ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, हाफ ऑफ द, ओके, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कहाँ गया भैया, ए बी और ए सी। ठीक है, 2 इंटू ट्वाइस द स्क्वायर हाफ ऑफ थर्ड साइड ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन। ठीक, चलो ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना, अगर ए डी मीडियन है कि इसको बराबर भाग में बांटता है, तो एक क्या करना होगा, कैसे बनेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, जैसे ये बराबर है तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये लो परपेंडिकुलर है, ऐसे बना लेना, तो ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, और इसको एलिमिनेट कर देना एपी को, बस। अब सर्कल के बारे में लास्ट पॉइंट है। ठीक है,
कहता है, देखिएगा सर्कल के बारे में समझिए, सर्कल के बारे में, सर्कल को वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है, एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट दूरी का जो रास्ता होता है उसको हम लोग सर्कल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से तुम सब हर जगह इक्वल लेंथ है ना, वही ना होता है सर्कल, ये, ठीक है, क्योंकि इस केंद्र से, इस सेंटर से इसकी दूरी हर जगह बराबर होती है, सब क्या है, रेडियस, ये रेडियस, ये क्या हो गया, डायमीटर, डायमीटर, तो d बराबर कितना हो गया 2r, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेकेंड, वैसा लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है उसको सेकेंड, वैसा लाइन जो सर्कल को टच करता है उसको टेंजेंट, क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। और कॉर्ड किसको कहेंगे, इस लेंथ को कॉर्ड कहते हैं, ए बी इज द कॉर्ड एंड द लाइन इज द सेकेंड लाइन, क्या है, वो एक लाइन सेकेंड लाइन है, और ए बी क्या है, एक कॉर्ड है, पक्का। चलो क्या कहता है कि देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, है ना, ऐसा कोई टेंजेंट नहीं है ना जो सर्कल के अंदर वाले पॉइंट से पास करे, ऐसा कोई टेंजेंट नहीं है। यू टेंजेंट क्या है कि सर्कल को जो छू करके निकल जाए, टच करके, किस पे, यूनिक पॉइंट पे, है ना, एक टेंजेंट सर्कल को यूनिक पॉइंट पे टच करता है, सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। देयर इज क्या कहता है, देखिएगा सर्कल का, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, ठीक है। एक पॉइंट से सर्कल का एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास करेगा। देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सोचने वाली बात है ना कि सर्कल से बाहर से, देखिएगा सर्कल के बाहर से कितना टेंजेंट बनाया जा सकता है, बताइए, ये 2 टेंजेंट, ठीक है, हो गया। फिर कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो टेंजेंट है ना, इस सर्कल से परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सेंटर से ये जो रेडियस इस पे आके इसे गिरता है ना, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे एक कंसेप्ट और मैं बता देता हूं, जैसे मान लो कि ये है पॉइंट, ठीक है, तो इसका देखो, ये जो परपेंडिकुलर दूरी होता है ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, बाद बाकी सब दूरी देखो ये बड़ा है, ये लंबाई बड़ा, सिर्फ कौन लंबाई छोटा, सबसे छोटा लंबाई कौन हो गया, ये वाला, है ना। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन इज द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो और क्या होगा, और बाद बाकी 2 पॉइंट के बीच में जो और कोई भी डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा, सबसे छोटा नहीं होगा, ठीक है। वो छूट गया था ये पॉइंट, इसलिए बोल दिए। अगला पॉइंट कहता है बच्चा, देखना, द लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट टेंजेंट टू द सर्कल, है ना, कि अगर सर्कल के कोई, देखो अगर इस पॉइंट से अगर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें इसके परपेंडिकुलर, तो वो क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होता है, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, देखो ये ध्यान से, एक 90 डिग्री है, देखो ध्यान से, एक 90 डिग्री है और ये एक 90 डिग्री है, और ये राइट हाइपोटेन्यूज साइड इसका ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, ठीक है, और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो बाई RHS क्या हो गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये साइड बराबर। अब असल क्या आप कह रहे हैं, फिर से सुन लो, ये 90 डिग्री, एक रेडियस ए रेडियस बराबर, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कॉमन है, तो यही ना बोलता है राइट हाइपोटेन्यूज साइड, तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड से ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, इस लंबाई को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, यहां से यहां को लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहां से यहां को, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, क्या they subtend, if 2 tangents are drawn from an external point then they subtend equal angle at the center, they are equally inclined to the segment joining the center to that point।
मतलब ये एंगल बराबर होता है। जब ये दोनों त्रिभुज अभी कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सब एंगल बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये एंगल भी इक्वल होता है, ये एंगल भी इक्वल होता है, ये वाला और ये वाला भी इक्वल होता है, ठीक है। कहता है इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, देखिए जैसे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ऐसे ऐसे, ठीक है, एक ही सेंटर है दोनों को, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक। कन मतलब कि कॉमन सेंटर है ना। अ सर्कल्स हैविंग कॉमन सेंटर्स इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है ना। वैसा वृत्त है ना, वैसा दो चार वृत्त उठा लो जिसका सेंटर सेम हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। चलो जल्दी खत्म करते हैं। अब उसी पर वही कहता है कि अगर आप इस पॉइंट पे, अगर इसके जो रेडियस है, अगर आप इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वही कहता है कि इसको दो बराबर भाग में बांट दो। कोई बड़ी बात तो ऐसे भी दो बराबर भाग में बांटेगा ना, ये 90 डिग्री है ना। क्या कहता है, फिर से पढ़ लेते हैं। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, कि जो वैसा लाइन जो छोटा सर्कल को टच करके पास कर जाता है वो अपने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर दो बराबर भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। द टेंजेंट ड्रॉन एट इंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखिएगा ये बहुत खूबसूरत पॉइंट आ रहा है। क्या कहता है कि यदि कोई सर्कल है, ठीक है, और इसके डायमीटर में बच्चों देखना, बच्चों देखो इसके डायमीटर पर, इसके डायमीटर पर, इसके डायमीटर पर, इसके डायमीटर है ना, ये भी आर, ये आर। अगर आप लाइन दो ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन पैरेलल होता है। ये लाइन दिख नहीं रहा है वो अलग चीज है, समझ सब मत समझो, दिख तो रहा है कि पैरेलल, हाँ ठीक, ये दिख रहा है कि पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ठीक है। कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर दो पैरेलल टेंजेंट के ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर आप मिला दें तो वो क्या होता है, डायमीटर, इसका कन्वर्स हो गया। अगर क्या बोले कि डायमीटर के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है अगर वहां पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट पैरेलल होगा। अब उल्टा कह रहा है कि भैया दो पैरेलल लाइन है और अगर उसके जो क्या एक क्या कह रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो सर्कल बनाते हो तो ये जो कॉर्ड बनेगा ना सर्कल पे, ये क्या होगा, ये एक डायमीटर होगा। क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कीजिए ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। एक सर्कल है, देखिए एक सर्कल पर दो पैरेलल टेंजेंट, ऐसे कह रहा है, कहानी इस तरह से है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को आप मिलाते हैं तो ये एक डायमीटर होता है, ठीक है। चलो कहता है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है, is supplementary to the angle subtended by the line segment joining of the contact to the circle। समझिए, देखिए क्या कहता है कि the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the देखिएगा बच्चों, ये जो है ना बउआ देखो, ये जो अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 180 डिग्री। चाहिए तो प्रूफ कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। कहता है द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल पास तो साला
अब देखो, अब कुछ आ रहा है सरकम अथी, ऐसा कि कोई सर्कल को ऐसे, इस बार ऐसे किए हुआ है ऐसे, और ये ऐसे, ए बी सी डी, ये कहता है कि ए बी, ये ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, है ना, ऐसा होता है। प्रूफ कर लेना ये टेंजेंट, देखो ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, और ये ऐसे सब परपेंडिकुलर है, ठीक है। और क्या कहें, तो ये वाला मिलके 180 डिग्री, 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 है ना। तो सारा प्रॉपर्टी बता दिए ना। अब यहाँ से तुम ये आसानी से प्रूफ कर सकते हो चाहो तो। कहता पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम सर्कम अस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, कि यदि कोई पैरेललोग्राम सर्कल को यदि सर्कमस्क्राइब करता है, सर्कमस्क्राइब करने का मतलब अभी हम समझाते हैं। ये देखिए, ये है सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम, जो इसको सर्कमफ्रेंस को ऐसे, ये है ना, कहता है कि एक पैरेललोग्राम है जो इसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस को क्या कर दिया, ढक दिया, ठीक है ना, ऐसे इसको ढक दिया। तो वो क्या कहता है कि अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ये रोम्बस होगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, रोम्बस। ये भी सेम मेथड से, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, सब तो बराबर है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है बच्चा, ठीक है। चलो, द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center, एंगल ऑफ द सेंटर। देखिए क्या कहता है, ये सब डायग्राम बना लीजिए, समझा रहे हैं। देखिए ऐसे कम से कम फिगर नजर ना आएगा। तो देखिए ये बात होता है कि ये जो ट्रायंगल है, और ऐसे मान लीजिए ये सर्कल है, और ये और ये, इसको अथी नहीं बनाइए, ये मान लीजिए कि यही है ए बी सी और डी। ये क्या कहता है, देखिए ध्यान से, बड़ा ही मजेदार बात है। ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होता है ना। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसको लैंग्वेज में कैसे कहता है, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle, है ना। क्या कहता है, जो अपोजिट साइड है ये और ये एंगल मिलके सप्लीमेंट्री एंगल यहां पर बनाता है, ठीक है। ये सब 10th का सवाल है, ठीक है। अब देखिए, अब जो फॉर्मूला आपको याद रखना है आगे भविष्य के लिए, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हेरोन फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना होता है, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर आर्क 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर में से घटा देंगे, ये पूरा जैसे है ना। अगर मान लो कि ये सर्कल है, इसका लंबाई बता दिए, तो ये 2 पाई आर में से घटा देंगे तो ये लंबाई नहीं पता चल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर, देखिए इस रीजन को माइनर सेक्टर कहते हैं, ठीक है, और इस रीजन को मेजर सेक्टर कहते हैं। जो बड़ा एरिया रहता है उसको मेजर सेक्टर, जो छोटा है वो माइनर सेक्टर। फिर एरिया ऑफ माइनर, क्या भैया, माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, कोई बात नहीं। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या होगा, इसकी लंबाई, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ये जो ये लंबाई है 2 पाई, देखिए उसमें कितना गया ले, उसमें 2 पाई आर थीटा बाई 360 में 2 आर जोड़ दो, ये यही ना 2 रेडियस, इसको कहते हैं पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर।
एरिया ऑफ ट्रापेजियम तो जानते ही हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का देखिए ये भी भाव होता है, ये भी समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये है h1 हाइट और ये है h2 हाइट, ये तो इसका जो है ये है गलो AC और ये BD, तो इसका एरिया जो हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हाफ इंटू h1 प्लस h2 इंटू AC। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं ना, इसका एरिया हाफ इंटू AC प्लस h1, इसका एरिया हाफ इंटू h2 इंटू AC। तो क्या हो जाएगा, अरे देखो ना भैया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू AC इंटू h1 प्लस इस बेस है ना, ये बेस है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है बेस, और ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू AC प्लस HT, दोनों को जोड़ेंगे तो यही ना आएगा, ठीक है। तो ये चीज है। कहता है विन डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसको क्या बोलते हैं, रोम्बस होता है, ठीक है। विन डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर लिखा हुआ है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो रोम्बस का ही एरिया होता है ना ऐसा, क्यों, क्योंकि उस रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। और लास्ट पॉइंट कि हमको ये बात पता होना चाहिए कि यदि कोई सर्कल ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि कोई सर्कल ऐसे है, ध्यान दीजिए कोई सर्कल ऐसे है, तो देखिए ये जो रेडियस है ना, ये बड़ा रेडियस R और R1, ये देखिए ये क्या कहें, अभी इसका बीच का डिस्टेंस देखिए, इस बात को समझिए कि देखिए कोई सर्कल अगर इसके अंदर है तो इसका अगर सेंटर यहाँ और इसका सेंटर यहाँ है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कम गया। अगर कोई सर्कल बाहर रहेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, तो इसका सेंटर, ये दोनों का सेंटर के बीच में दूरी बढ़ जाता है ना। तो जैसे जैसे सर्कल अंदर आते जाता है वैसे वैसे इस सेंटर का दूरी घटते जाता है, ठीक है। अवश्य जैसे जैसे इस सर्कल अंदर आते जाता है सेंटर का दूरी घटते जाता है। और एक वो लास्ट 2 पॉइंट बच गया है, वो बता देते हैं सर्कल में, अब बताएं कि नहीं बताएं हैं, ये देख लो कि जैसे एक सर्कल है ये, और ये अगर मान लो कि ठीक है ये एंगल अल्फा है, तो ये होता है 180 माइनस अल्फा, ठीक है। ये कितना होता है 180 माइनस अल्फा। और ऐसे भी क्यों होता है 180 माइनस अल्फा, कोई बच्चा पूछेगा ना, तो ये तो क्या है, पॉइंट है ABCD क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो ये अल्फा होगा तो ये कितना होगा 180 माइनस अल्फा। और एक और पॉइंट क्या है सर्कल में कि जो आर्क होता है ना वो सरकमफ्रेंस पर इक्वल एंगल बनाता है। ये जो वही एंगल है, ये भी वही एंगल है, ये भी वही एंगल है, और ये भी वही एंगल, ये सब एंगल क्या है बराबर, ठीक है। ये हो गया बेसिक ज्योमेट्री द एंड। तो जिसको चाहिए भैया वो बोलना, हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे और आप लोग नोट कर लेना। और कोई बहुत भारी चीज नहीं है, ठीक है ना, इसको याद करना, याद नहीं होगा, बस 5-6 बार पढ़ लोगे समझ में तो आ जाएगा। और 5-10 को क्वेश्चन बनेगा इसमें से, जो जो सब प्रूफ करने वाला बताया ना, 5-10 क्वेश्चन बनेगा, बस प्रूफ हो जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा। बस पढ़ना, रीडिंग डालना, आज तो मजा आया होगा, कोई टेंशन रहा ही नहीं होगा, ठीक है। चलो बाय बाय।